अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर एक महीना रह जाए या उससे भी कम वक्त रह जाए तो किस तरीके से हमें वो टाइम यूटिलाइज करना है। ये लेक्चर पूरा एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 30 अगस्त से लेके आप लोगों के पास 30 सितंबर तक की डेट अनाउंस हो जाएगी। और ये जो आपकी डेट है ये आपको अब तक मिल चुकी होगी। आप लोगों के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको टाइम डेट और वेन्यू का पता होगा कि आपके पास किस तारीख को आपका कहाँ पर टेस्ट है। अब टेस्ट में आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम रह गया है। इस एक महीने के अंदर आपने किस तरीके से अपनी तैयारी को प्रॉपर करना है, उसके ऊपर आज हम पूरी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर टोटल 3 से 4 चीज़ें जिसका ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपका मटेरियल क्या होगा। सबसे पहले आपने अपना मटेरियल डिसाइड करना है कि आप जो तैयारी करने जा रहे हैं तो वो मटेरियल किससे करेंगे। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वो आपकी कितनी हेल्प करेगा उस चीज़ के अंदर। आप जिस भी इदारे से तैयारी कर रहे हैं, अब चाहे आप किसी इदारे से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, होम स्टडी कर रहे हैं या घर पे आपको कोई पढ़ा रहा है, जो भी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है वो ये कि आपका टाइम जो है वो किस तरह से मैनेज्ड है, यानी आपका टाइम टेबल क्या बना हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को जिस तरह अभी मैं क्लियर करूँगा, आप लोगों के पास क्लियरिटी है इन सब की, तो फिर आप अपने इस आखिरी एक महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। अब मटेरियल का मतलब क्या कि आप फॉर एग्जांपल एमबीबीएस या बीडीएस जिसके लिए भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वो सारा आपके इस साल पीएनसी लेगा। और पीएनसी आपको पता है ऑनलाइन है, आप लोगों का फिजिकली बुला के ऑन साइट कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। इसके लिए आपको उन्होंने सैम्पल टेस्ट पेपर भी दिए हुए हैं और आपके पास बहुत सारे इन्होंने अटेम्प्ट भी मेरे ख्याल से रखे, 2 या 3 आपके पास अटेम्प्ट है। आप उस तरीके से जो आपका एक्चुअल में टेस्ट आएगा उस तरीके से आप अपने पास रिहर्सल कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपके पास 10 से 20% क्रेडिट इंस्टीट्यूट का होता है, 80 to 90% क्रेडिट स्टूडेंट का होता है। आप लोग अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो इंस्टीट्यूट को सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए रखा गया है। इंस्टीट्यूट कोई भी हो, आप किसी भी इदारे में पढ़ रहे हो या कोई आपको घर पे आके पढ़ा रहा है, आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हैं, वो सारा आपके पास 10 to 20% आपकी कामयाबी में अमल दखल रखते हैं। उनका जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो सिर्फ 10 से 20% है। 80 to 90% आपकी मेहनत है, आपने किस तरीके से काम किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दाखला लेना है एमबीबीएस में, अब कराची के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास कुछ ही गवर्नमेंट सेक्टर हैं, आपके पास सेमी गवर्नमेंट है और ज़्यादा प्राइवेट है। लेकिन आपका अगर मेरिट देखा जाए तो आप लोगों का मेरिट बहुत हाई जाता है। पॉइंट्स के फर्क से कई सौ बच्चे आपके पास मेरिट में नीचे होते हैं। तो आप लोगों का, क्योंकि इस साल जो पेपर है वो 210 एमसीक्यूज का है, यानी कि बायो के 68 हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के 56 हैं, आपका इंग्लिश 20 है, लॉजिकल रीजनिंग आपके पास 10 है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न डिवाइडेड है, डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि सबको पता है। अब तक आपको तैयारी करते हुए कम से कम भी 4 5 6 महीने हो गए होंगे। लेकिन आप लोगों को अब यहाँ पर एक महीना, अब अगर आपके पास इवन 10 दिन है, 20 दिन है या एक महीना है, 20 25 दिन आपके पास अगर बचे हैं, तब भी अगर आप इसको फॉलो कर लें तो आपकी तैयारी 100% ऑलमोस्ट हो जाएगी। 100% का मतलब ये होता है कि आपने रिवीजन कर लिया, आपके पास जितना भी ये सारा काम है आपने उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके देख लिया। अब आपको तो ये अपना पैटर्न पता है, ठीक है। मटेरियल आपने, क्योंकि पीएनसी ने सैंपल पेपर दिया है, आप लोगों को करिकुलम दिया हुआ है, पूरा आपका सिलेबस मौजूद है। अब वो मटेरियल के मुताबिक आप कहाँ से तैयारी करते हैं। अब आपका जो इंस्टीट्यूट है उसने आपको प्रोवाइड किया होगा, या आप गए होंगे उर्दू बाजार और वहाँ से जाके आपने किताबें खरीदी होंगी, आपने सारा कुछ अपने पास अब तक इकट्ठा कर रखा होगा। और आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं, जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, उन सब के लेक्चर्स आपने की वर्ड्स की पॉइंट्स वगैरह सारे बना के इकट्ठे रख लिए होंगे। तो इंस्टीट्यूट में आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड आपको पहले से मिल जाता है।
आप लोगों को टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड होकर मिल जाते हैं, आपको खुद से टेस्ट बनाने नहीं पड़ते, आपको प्रैक्टिस बुक्स खरीद के उसके टेस्ट फिर अलग करके अपने आप को टेस्ट नहीं देना पड़ता, वो सारा काम इंस्टीट्यूट आपका कर देता है। आपके लिए सिर्फ एक हेल्पिंग टूल है, ये आपको हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो आप अपने घर में नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप घर में इन्वायरमेंट नहीं बना सकते तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आपने इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 घंटे के लिए जाना है, वो भी आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन बुलाते हैं, और अगर इवन 6 डेज अ वीक भी बुलाएं आपको, तो वो भी आपके 24 में से 4 से 6 घंटे मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको अपने आवर्स खुद ही बनाने हैं घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपके पास दिन में 24 घंटे हर इंसान के पास है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि मेरे पास 24 घंटे से ज़्यादा या कम वक्त है। आपके पास 24 घंटे हैं, जिसमें से आपने 3 हिस्से ब्रेक किए हुए हैं और एक हिस्सा आप अपने सोने में गुजार देते हैं। 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, आप 8 घंटे लेते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन ये वो वक्त है जिसमें आपको नींद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टोटल 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा। आपके पास बाकी जो घंटे बचते हैं दिन के, वो बचते हैं 16 घंटे। अब इस 16 घंटे में से अगर आपने ये 8 घंटे किसी इंस्टीट्यूट को दे दिए, ज़ाहिर है क्लासेस होती हैं, आप लोगों के पास और भी दीगर चीज़ें होती हैं, आपके क्लासेस हैं, टेस्ट है, आपका ट्रैवलिंग है, अगर कोई इदारा आपको बुला रहा है 4-5 घंटे के लिए और आपके लगातार क्लासेस हैं, और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन आपके पास क्लासेस हो रही हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल इंगेज्ड हैं, अपने आवर्स आपने सारे किसी को दे दिए हैं, और आपके पास एक दिन का हिस्सा सीखने में जा रहा है। अब तो आपकी जो क्लासेस हैं वो आपके कोई चीज़ सिखा नहीं रही होंगी, अब आपके पास सिर्फ रिवीजन चल रही होगी, तो बहरहाल आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, आप वहाँ पर अपना कुछ नहीं कर रहे, आप जो इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है, जो वो आपसे करवा रहा है, वो आप कर रहे हैं। अब अगर आप कहते हैं कि बस ये काम मैंने जो मुझसे करवा लिया गया वो काफ़ी है मेरी तैयारी के लिए और मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी के लिए, तो बेटा ऐसा नहीं है। ये जो आपका मजीद 8 घंटे हैं दिन का तीसरा हिस्सा, ये असल काम है आपका। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का वैसे तो बोर्ड एग्जाम हो चुका है, अगर मैं इस साल की बात करूं, आपके अभी पेपर्स बाकी हैं ड्यू टू द लॉकडाउन, आप लोगों के साथ बहुत, मैं कहता हूं कि बुरा हुआ है एक तरह से। पेपर होते टेंशन फ्री होके एक ही जगह पर फोकस होता, लेकिन पेपर अभी आपके बायो का बाकी है, बॉटनी जूलॉजी, तो आप लोगों को अभी थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। आप लोगों ने वो भी मैनेज करना है, 2 पेपर भी मैनेज करने, फिर आपके 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं आपके टेस्ट। अब पता नहीं आपकी क्या डेट है, हर स्टूडेंट की डिफरेंट डेट है, तो जो भी आपकी डेट अनाउंस हुई है उसके मुताबिक आपने टेस्ट की भी तैयारी करनी है। आपके पास जो टाइम है टेस्ट का वो 210 मिनट यानी कि 3.5 घंटे हैं। बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का होता था, आप लोगों के पास 3.5 घंटे हैं। 3.5 घंटे तक, 3.5 आवर्स तक आपने कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखते रहना है। अब यहाँ पर कुछ हम चीज़ें भी सीखेंगे, कुछ हम ट्रिक्स और गाइडलाइन भी देखेंगे। अब ये 3.5 घंटे तक कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम हमारी आंखें खराब कर देती है। हमें इन 8 घंटों के अंदर बैठ के इस 3.5 घंटे की डेली प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3.5 घंटे आज टेस्ट दें बैठ के, तो हो सकता है आप 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद आपकी बॉडी दर्द करना शुरू कर दे, आपकी बॉडी उससे एडजस्ट नहीं करेगी, आपकी यूज टू नहीं है ना बॉडी उस लिहाज से। आपको रोजाना ये जो 8 घंटे आपके पास हैं, इसमें अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब टेस्ट आपका ऑनलाइन है, यानी ऑनलाइन से बात कंप्यूटर बेस्ड है, आपने कंप्यूटर में वहाँ पे बैठ के टेस्ट देना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर बच्चे को स्क्रीन टाइम, यानी ये अपनी आंखें स्क्रीन पे फोड़ने की अच्छे से आदत है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है इस वक्त, हर बच्चे को इस वक्त घंटों आदत है स्क्रीन के आगे अपनी आंखें खराब करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उस फेज से तो निकल गए। लेकिन अगर कुछ बच्चे होते हैं जो कि अच्छे बच्चे, मैं कहता हूँ जिनको, वो अपना टाइम मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर नहीं इतना देते, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है आइज की। आंखें उनकी जो है वो थोड़ी देर बाद उसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाएंगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एक एंटी ग्लेयर या इस तरीके ब्लू लाइट, एंटी ब्लू लाइट रे का आपका चश्मा आता है, आप ऐनक बनाएं, उसके अंदर वो वाला लेंस डालें जिसमें आपकी जो कंप्यूटर से ब्लू रेज निकल रही हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए।
तो जब आप 3.5 घंटे के लिए बैठेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो वो रेज, जो हार्मफुल रेज आपकी आइज को अफेक्ट कर रही हैं, वो आपको अब तंग नहीं करेंगी, आप ज्यादा देर तक उसको कर सकते हैं। और जिनकी नजर कमजोर नहीं है, चश्मा तो वो पहनते हैं ना जिनकी नजर कमजोर है, तो जिनकी की नजर कमजोर नहीं है तो वो भी जीरो पावर का, यानी कि आपके पास कोई नंबर नहीं होता, वो लोग जिनकी नजर कमजोर नहीं है वो भी चश्मा बनवा सकते हैं, उनके पास जो लेंस है वो विदाउट पावर होगा। आप उसको अपने लिए बना लें और उसकी प्रैक्टिस करें। बहुत सारे स्टूडेंट को आदत नहीं है, जाहिर है जो चश्मा नहीं बनता उसको चश्मे की आदत नहीं है, उसको दर्द होना शुरू हो जाता है या उसको अजीब सा लगता है, तो वो आपके पास, आप 1 महीना है, 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। तो 21 दिन अगर आपके पास है तो आप अपने पास ये आदत एक नई डाल लें, क्योंकि आप लोगों को 3.5 घंटे तक एग्जाम में बैठ के कंटिन्यूसली स्क्रीन पे बैठ के देखना है। तो अब आपके पास दिन में बचे 8 घंटे। हम अपने टाइम टेबल को अब डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास दिन में बचे हैं 8 घंटे। अब इन 8 घंटों में आपने खाना भी है, पीना भी है, नमाज भी पढ़नी है, और भी जो आपके एक्टिविटीज हैं वो करनी है। जितना लिमिटेड हो सकता है उतना लिमिटेड करें। अब आपको इन 8 घंटों को प्रॉपर मैनेज करना है। इन 8 आवर्स को आप अपने टाइम टेबल एक बना लें कि कैसे मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर टाइम टेबल मैं जो सजेस्ट करता हूँ उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। मैं ये ज़रा मिटा दूँ। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल मैं मैनेज करता हूँ या मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले अपने सेगमेंट्स बना लें कि आपने कितने घंटे क्या करना है। मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स में आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, एक आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग नया ऐड हुआ है, तो लॉजिकल रीजनिंग बेटा आपकी लॉजिक है, 10 MCQs हैं, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका IQ है बेसिकली। तो उसके सैंपल आपके पास मौजूद है, PMC ने प्रोवाइड किए हैं। आपके सैंपल जिस तरीके से उसी तरह के MCQs आएंगे। आपने नेट पे जाके IQ के टेस्ट देने हैं। आपके पास और दीगर यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले से ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग लेती है, आपने उसका मटेरियल ले लेना है और वहां से तैयारी करनी। बहुत सारी किताबें लॉजिकल रीजनिंग की, वो 10 MCQs हैं, आपने तैयार करना है। अब बायो का क्योंकि मेजर पोर्शन है, आपने सारे सब्जेक्ट को 2 आवर्स देने हैं। तो इस तरीके से आपके पास करते करते टोटल आवर्स कितने हो गए, 8 पूरे हो गए। अब नमाज कब पढ़ेंगे, खाना पीना कब करेंगे, बीच में थक भी तो जाते हैं, वो कब करेंगे, तो वो सारी चीजें आप इन्हीं के बीच में करेंगे। कोई भी इंसान 2 घंटे लगातार पढ़ नहीं सकता, और अगर उसने पढ़ भी लिया तो वो दोबारा 2 घंटे आपके पास नहीं पढ़ सकता। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, चलें अब ये किताब बंद की, बायो बंद किया, फौरन केमिस्ट्री खोली और 2 घंटे स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर आपने केमिस्ट्री बंद की, फिर आपने कहा फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिजिक्स के लिए भी 2 घंटे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लिए, और इंग्लिश में भी सही नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास यहाँ पर 2-2 घंटे का मतलब ये है कि आपने एक स्लॉट बना लेना है कि फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हैं जल्दी, आपकी जो भी रूटीन है, आपका जो भी घर का निज़ाम है, जितने बजे भी आप सोते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, आपका ये जो सिस्टम है उस लिहाज से रखना है कि आपका जो टेस्ट है वो जिस वक्त है उस लिहाज से आपको अपने आप को तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्ट है सुबह 9 बजे से लेके लेट सपोज 12:30 बजे तक, मेरा शेड्यूल ये आया है, मुझे इस वक्त टेस्ट देना है। आप लोगों के दिन में 2 टेस्ट अगर हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप जिस वक्त स्टार्ट करेंगे उसके 3.5 घंटे बाद ही वो खत्म होगा। जितने बजे भी आप बैठेंगे उसके बाद ही टाइम काउंट होना शुरू होगा। तो आपका जो टाइम है, जो भी आपको दिया है स्टार्टिंग, वो आपका फिक्स है। जब आप स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे आपको टाइम दिया है, आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ 9:30 बजे, तो आपका टाइम 1 बजे खत्म होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम है फॉर एग्जाम्पल 9 बजे का, लेट सपोज, तो आपको सुबह के वक्त अपनी तैयारी करनी है। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो रात को देर तक जाग के पढ़ने के आदी हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने के आदी हैं, उनके लिए ये सेटअप बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपके घर का कल्चर है, आपको उस लिहाज से अपनी तैयारी करनी है। और आखिर का जो 1 हफ्ता होगा उसमें आपने अपने टाइमिंग को ख्याल करते हुए टाइमिंग को पक्का करना है, टाइमिंग परफेक्ट करनी है, ताकि आपको वहां बैठ के परेशानियां ना हो। तो 2 घंटे में पढ़ाई करने की जो असल टेक्निक है वो ये है कि आपने कोई भी टॉपिक है उसको 30 से 40 मिनट्स पढ़ा। ज़ाहिर है आप रिवीजन कर रहे हैं, आप इससे पहले पूरी बायो की किताब पढ़ चुके हैं, इससे पहले आप हर सब्जेक्ट की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इस वक्त आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो आपके पास बायो है, आपने लेट सपोज यहाँ पर अब आपके पास जो चैप्टर हैं बायो के, वो हैं, फर्स्ट ईयर की बात करें तो 14, सेकेंड ईयर की बात करें तो 13, तो टोटल आपके पास 27
चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में इसी तरीके से आपके पास 10 और 10 चैप्टर यानी कि 20 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करता हूँ तो आपके पास फर्स्ट ईयर में 8 हैं और सेकंड ईयर में 11 यानी 19 चैप्टर हैं। ओवरऑल अगर आप टोटल चैप्टर्स काउंट करें तो ये बनते हैं 66। इंग्लिश की भी बात नहीं करते। अब 66 चैप्टर के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करता हूँ तो मुझे 66 डेज चाहिए। एक दिन में 2 चैप्टर बायो और फिजिक्स ये रिवाइज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 33 डेज चाहिए। इतना टाइम तो है नहीं और आप इतने अब सुस्त तो नहीं बनेंगे कि आप एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। जब आपको पूरी किताब आती है तो आप एक दिन में, मैं तो कहता हूँ, पूरी किताब रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करते हैं, एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, तो अब हमारे पास ये डेज बन जाते हैं 22 दिन। ये हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है 22 दिन में हम तैयारी पूरी कर लेंगे, इतना टाइम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर क्योंकि सब पढ़ चुके हैं तो आप एक दिन में 6 चैप्टर्स यानी कि 2 बायो, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री के रिवाइज करें तो आपके पास 11 दिन में एक दफा पूरी आपकी जो भी तैयारी है वो रिवाइज हो जाएगी। सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अब जब आपके पास ये पूरा सब आपके जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके एक दफा 11 दिन के अंदर पूरा रिवाइज हो रहे हैं तो अब आपके पास एक दफा इसको और रिवाइज किया जा सकता है। अब अगली दफा हो सकता है कि आप पूरा एक बायो 2 दिन में रिवाइज कर लें, पूरा फिजिक्स फर्स्ट से सेकंड में मिला के 2 दिन में, केमिस्ट्री सेम 2 दिन में रिवाइज करें और अपने आप को टेस्ट देते रहें। यहाँ पर जितने ज़्यादा अपने आप को टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि आपने लेट से एक दिन में 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं हर सब्जेक्ट के, तो बायो के 2 चैप्टर आपके पास रिवाइज करना 30 से 40 मिनट के अंदर पॉसिबल है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आपने 10 मिनट का जब ब्रेक लिया तो अब यहाँ पर आपके पास जो भी काम था, जो भी आपने पढ़ा, वो आप रिकॉल करेंगे। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपने उठा के मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। आपके पास इस टाइम में ये जो आपके पास जितने भी दिन बचे हैं इसमें मोबाइल को लिमिटेड कर दें। आप टोटली हटा नहीं सकते, आप टोटली इसको खत्म नहीं कर सकते। इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह आपके पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप साइड पे नहीं कर सकते, इसी तरह मोबाइल भी उनमें से एक है। आप यहाँ पर इस मोबाइल को हटा नहीं सकते लेकिन लिमिटेड कर सकते हैं। अब 10 मिनट के ब्रेक में अगर आप मोबाइल यूज़ करने बैठ गए तो फिर तो आपके 10 मिनट कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने दिमाग से इतना स्ट्रेस्ड हुए होंगे। ज़ाहिर है भी आपने 30-40 मिनट लगा के अच्छा खासा रिवाइज किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, अब आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट करने के टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप पढ़ रहे थे, अब आपने अपनी जगह जहाँ पर भी थे वहाँ से खड़े हुए, कमरे में या अपने घर में टहलना शुरू कर दिया। आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपने बात करना शुरू कर दी। बात भी ये नहीं कि आप वहाँ पर बैठ के बस ऐसे ही बोल के चले गए, आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन की। मोबाइल में भी आप बात कर सकते हैं लेकिन मोबाइल के अंदर आपके पास कोई वर्ड, ये यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सब वर्चुअल है। तो अगर आप दोस्त से बैठ के बात कर लें तो 10 मिनट कब खत्म होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना शुरू हो गए कि कोई न्यूज़ वगैरह पता चल जाएगी, वो सब करने के लिए एक लिमिटेड टाइम है। वो आपने एक फिक्स किया हुआ है कि दिन में इतने मिनट, मिनट घंटे नहीं, इतने मिनट मैं इस चीज़ को देख के पूरे दिन की अपडेट अपने दिमाग में अपडेट कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये आपने अपने 10 मिनट में कुछ ऐसा करना है जो कि आपको फ्रेश करे। आप बिस्तर पे लेट जाएं, आप बैठ जाएं, आप कुछ भी चलना फिरना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दें। आप अपने घर में पेरेंट्स से बात करें, बहन भाइयों से बात करें, फैमिली मेंबर्स के साथ आपस में आप घुले मिले। ये 10 मिनट का काम है। जैसे ही 10 मिनट खत्म हो वापस आ जाएं। अब जो आपके पास बाकी 1 घंटा या 1 घंटा, सवा 1 घंटा जितना भी बचा है वो आपने अपने आप को टेस्ट देना है। टेस्ट कौन सा? अगर फर्ज करते हैं मैंने बायो का चैप्टर 1 और 2 रिवाइज किया है आज, लाजमी नहीं है 1 और 2 दोनों एक साथ ही करने हैं। आपका अगर चैप्टर 1 आप कहते हैं तो साथ में आप 3 कर लें, 2 चैप्टर करने कोई से भी। आपको फॉर एग्जांपल छोटे चैप्टर्स आज टारगेट करने हैं, आप लोगों के पास बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा वजन है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के आपके बड़े चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 आपको तैयार करना है, चैप्टर आपको लेट सपोज चैप्टर 8 तैयार करना है, तो ये बड़े चैप्टर्स हैं। आपने क्या किया, बायो के कम और केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स 2 किए जो कि आपके पास साइज जिनकी लेंथ छोटी है।
तो अपनी स्मार्ट स्टडी आपने खुद बिल्ड करनी है, जो आपको आसान लगता है उसको पहले खत्म करना है, और जो मुश्किल पोर्शन है उसको डिवाइड कर लेना है कि एक सब्जेक्ट मुश्किल वाला, उसके साथ एक सब्जेक्ट आसान वाला। तो अब उसका आपने टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए आपके पास जो सेकंड पॉइंट मेरा था, इंस्टीट्यूट, वो काम करता है। इंस्टीट्यूट ने आपको लाजमन कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक वगैरह दी होगी या आपको टेस्ट पेपर दिए होंगे, आपने उनको फोटो कॉपी करवा लेना है, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल किताब खरीदें बाजार से, कोई भी चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस की आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट बुक मिल जाती है, वो आप खरीदें और उसमें जो चैप्टर है बैठ के टेस्ट दें। अब किताब आपने खरीदी, उसके ऊपर आपने टिक नहीं करना, आपने एक अलग से पेज लेना है। उस पेज में आपने 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, उसके ऑप्शंस लिखते जाने। आपने अपने किताब को खराब नहीं करना, क्योंकि किताब में अगर आपने टिक लगा दिया बेशक पेंसिल से, और बाद में अगर आप उसको मिटा भी दें तो वहां पर निशान पता चल जाता है। जब आप दूसरी दफा रिवाइज करेंगे आफ्टर 11 डेज, तो फिर आपको पता होगा सही ऑप्शन क्या है। लेकिन आपने एक पेज लिया, उसके ऊपर ये सारा लिखा, आपने यहाँ पर अपने आप को मार्किंग दी, लेट सपोज आपको दिन में 100 एमसीक्यूज तो मिनिमम करने ही करने हैं। आपको अचीव करने हैं 210 एमसीक्यूज, क्योंकि आपके पास 3.5 घंटे का टारगेट है। एक दिन में आप 210 एमसीक्यूज नहीं कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो अगर आपने 100 एमसीक्यूज मिला के दोनों चैप्टर बायो के किए, 100 आपने फिजिक्स के किए, 100 आपने केमिस्ट्री के किए, और उसी तरीके इंग्लिश के भी आपने 40-50 100 इंग्लिश के कर लिए, तो आपके पास एक दिन में ये एमसीक्यूज करीब 300-400 के हो जाते हैं, जो कि इससे तो कहीं ज़्यादा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 8 घंटे के टाइम स्पेन में कर रहे हैं। तो आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए उसको यहाँ पर आपने लिखा, और फिर आपने उस शीट को उठा के एक फाइल में रख दिया, जिसको आपने कभी नहीं खोल के दोबारा देखना। इससे क्या फायदा होता है, जो आपकी किताब थी ओरिजिनल, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा, ना आपने कोई कीवर्ड्स लिखे, ना की पॉइंट्स लिखे, कुछ नहीं लिखा। जो एमसीक्यू गलत होगा वो इसी पेज के ऊपर आपने उसकी करेक्शन करनी है, और उसकी रीजन लिखनी है कि ये आपने क्यों इस तरह का एमसीक्यू सोचा। अगर आपने तुक्का मारा तो उसकी प्रॉपर रीजन याद करें। अगर आपको रीजन कोई गलत लग गई थी, यानी कि आपने जो भी सोचा वो आपका ऑप्शन नहीं था, उसकी रीजन कुछ और थी, तो आपने वो भी लिखा कि इस वजह से ये एमसीक्यू, ये आंसर सही है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो आपने बहरहाल इस तरीके से अपने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। आपने अलग से एक पेज पे अपने एमसीक्यूज का अपना स्कोर निकाला, और जो आपकी ओरिजिनल किताब थी वो आपकी अभी तक महफूज है, सेफ है। अब ये तो आपने 1 घंटे का टारगेट दिया कि बायो को 1 घंटा देना है। अब 1 घंटे का मतलब ये है 100 एमसीक्यूज 1 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। आज से 1 साल पहले यानी कि 2020 में जिन बच्चों ने पेपर दिया था, उनको 45 सेकंड के अंदर एक एमसीक्यू करना था। तो आपको फिर भी 1 मिनट में एक एमसीक्यू करना है, वहां पर बच्चों को 45 सेकंड में एक एमसीक्यू करना था। और अब ऑनलाइन है, वहां पर आपके पास जो आपकी बबल शीट होती है, जिसको हम ओएमआर शीट भी कहते हैं, उसके ऊपर सर्कल करना पड़ता था। तो वो बबल्स होते थे, उसमें करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना पड़ता था, वो इटसेल्फ 5 सेकंड ले लेता था। तो इन शॉर्ट आपको 30 सेकंड में एमसीक्यू करना है। अब आपके पास थोड़ा सा 30 सेकंड का और टाइम मार्जिन है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस वही करनी है कि 30 सेकंड में अगर आपको एमसीक्यू आता है, मैं कहता हूँ शुरू के 10 सेकंड में एमसीक्यू पढ़ के अगर आपको एमसीक्यू का आंसर आता है तो आप उसको करें, और अगर नहीं आता आप आगे चले जाएं। फिर जब आप पीछे वापस आएंगे, वक्त बचेगा तो पीछे आके आप सही कर लेंगे, वक्त ज़्यादा नहीं लगाना। बहरहाल 1 घंटा आपने यहाँ पर टेस्ट दिया। 1 घंटे के बाद आपका केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में आपने वही सेम रूटीन फॉलो करनी है। आपके यहाँ पर 2 घंटे केमिस्ट्री को देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब आप दोबारा से 2 घंटे देंगे। आपने यहाँ टेस्ट दिया, अब आपके पास ट्रेन छूट रही है, आप पागलों की तरह वापस केमिस्ट्री को उठा के बैठ गए, ऐसा नहीं करेंगे। आपका जो भी टाइम टेबल है, आपने फॉर एग्जांपल कहा कि ये जो 2 घंटे ये सुबह मैं 6 बजे से लेके 8 बजे तक दूंगा, केमिस्ट्री के 2 घंटे मैं आपके नाश्ता करने के बाद, बाकी सारे काम से फारिग होने के बाद, हो सकता है मैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम दूँ। इस तरीके से 2-2 घंटे वो आपने पूरे 8 घंटे को यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर आप किसी इदारे में जा रहे हैं तो वो आपके 5 से 6 घंटे अगर ले रहे हैं तो, और 6 डेज अ वीक भी अगर ले रहे हैं तो, ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पर आपको रेगुलरली बुलाया जाए और एंड टाइम पे आपको कंटिन्यूसली क्लासेस दी जाएं। आपके पास टाइम मार्जिन होता है, वहाँ पे भी टेस्ट देने ज़्यादातर जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो रहा तो आपको 2 घंटे दिन में पूरे बीच बीच में निकाल लें। तो आपने इस तरीके से ब्रेक ले लेके अपने 2 घंटों को मैनेज किया। शेड्यूल वही है, आपने केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स के लिए भी 30 से 40 मिनट रिवाइज किया। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं।
तो वो जो आपके पास रेस्ट का टाइम है अभी भी 10 मिनट ही है, लेकिन अब जो आपके एमसीक्यूज का टाइम है वो बढ़ गया और अगले आपका जो सब्जेक्ट है उस पर जाने का टाइम बढ़ गया। चारों सब्जेक्ट एक साथ करने, क्योंकि आपका जो पेपर है उनमें चारों एक साथ ही आएंगे। आपको फौरन बायो करने के बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स पे स्विच करना होगा, तो एक ही दिन उन्हीं 3.5 घंटों में बैठ के आपको ये पूरा सब कुछ मैनेज करना है। तो अब आपके पास यहाँ पर जब 8 घंटों को आपने ब्रेक कर लिया, अब इन 8 घंटों के बीच में जो टाइम है उसी के अंदर खाना पीना हो रहा है। आपको ये 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे 24 घंटों में से निकालने हैं। अब उसके लिए अगर आपको 1 महीने के लिए अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े, 1 महीने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन इंस्टीट्यूट में ना जाएं, आप अपनी बैठ के तैयारी करें, आप रातों को जागें, आप एक ही दिन बोलें कि मैं लंबा सो जाऊंगा, 8 घंटे पूरी नींद कर लूंगा, लेकिन मैं अपना काम किए बगैर नहीं उठूंगा। डेली टास्क अपना डिवाइड करें कि आपने पूरा स्केड्यूल बना लें, इन 11 दिनों के अंदर आपने किस तरीके से काम करना है। ये जो 11 दिन होंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा रेगुलरस होंगे, बहुत ज़्यादा आपके अफेक्टिव होंगे। इन 11 दिनों के अंदर आपने सारा काम अपना प्रॉपर मैनेज करना है। ठीक है, अब बस इसको लास्ट में पॉइंट को सम अप करते हैं। तो अब आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि किस तरीके से आप लोगों का मटेरियल होना चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि पास्ट पेपर्स एक बहुत ही मैंडेटरी एसेंशियल चीज़ है। तो हर बच्चे के पास इस वक्त अपने पास्ट पेपर हो, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदे तो एटलीस्ट ऑनलाइन मौजूद है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन डाउनलोड करें, प्रिंट करें, जो भी करना है करें। पास्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 40 to 50% एमसीक्यूज बेशक रिपीट नहीं होते, लेकिन उनका आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। पास्ट पेपर में जो आए हुए एमसीक्यूज हैं उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है, लेकिन रिपीट कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको हेल्प कर रहा है कि आपके पास मटेरियल प्रॉपर होगा या नहीं होगा, आपके पास चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपका इंस्टीट्यूट इंश्योर करेगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी 100% रखनी है। आपने अपना काम मैनेज करना है, अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा देनी है। और आपके पास जो आखिरी का एक हफ्ता बचता है, जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है 7 सितंबर को, आपके पास एक हफ्ता पीछे कर लें 31 अगस्त तक, आपके पास टाइम है। ये 31 अगस्त के बाद 1 से लेकर 7 तक की जो आपके पास 7 डेज का टारगेट है, इसमें आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में रिवीजन और आपने अपने आप को प्रॉपर प्रैक्टिस में लेके आना है। फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्ट है सुबह 9 बजे, आपको अब उसे एक हफ्ते रोजाना 9 बजे अपने आप को टेस्ट देना है। 9 बजे आप उठेंगे, टेस्ट देंगे और 3.5 घंटे का यानी 210 एमसीक्यूज का आप टेस्ट बनाएंगे। अब वो आप बनाएं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ पर ये टेस्ट हो रहा हो, आपके अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर टेस्ट हो रहे होंगे। आप वहाँ के टीचर से रिक्वेस्ट करें कि आपको ये 7 डेज हैं, इसके अंदर आपको रोजाना 210 एमसीक्यूज का टेस्ट दे दें। वो आपको टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, या ना भी करें, आप बड़े हैं, आप खुद बना सकते हैं। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो इतनी ज़्यादा आपके पास सर्विसेज मौजूद हैं, इवन इटसेल्फ हम लोग भी आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। तो आपके पास जो टेस्ट है वो आप जाके दें। टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, उतने ज़्यादा आप इस सिस्टम से फेमिलराइज होंगे। और उतनी ज़्यादा आपको जब एक्चुअल में बैठ के आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे, बजाय उस बच्चे के जो वहाँ पर पहली दफ़ा बैठ के उस सिस्टम से फेमिलराइज होने के लिए कोशिश कर रहा होगा। बेशक आपको पीएमसी ने एक रिहर्सल टेस्ट के लिए मौका दिया है, आप लोगों के पास अटेम्प्ट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को फेमिलियर करने के लिए, लेकिन आपको वो उससे ज़्यादा अपने आप को तैयार करना है। आपके पास वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, आपको रिसोर्सफुल बनना है। आपके पास बहुत सारे इदारे हैं जो कि आपको टेस्ट करवाते हैं, संडे टू संडे टेस्ट होता है, आप वहाँ पर जाएं, जाके टेस्ट दें। दिन में आपने रोज़ाना अगर 9 बजे सुबह है तो सुबह 9 बजे शुरू हो जाए। अब जो आखिरी के 7 दिन बचते हैं उसमें आपको पर डे पर सब्जेक्ट आपको टेस्ट देना है। और आपको ये काम 7 दिन तक जो रिवीजन वाला पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एमसीक्यूज के लिए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना 100 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के पहले कर रहे थे, दिन में 300-400 एमसीक्यूज कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर उस पोर्शन को कम करना है। अब आपको सारा सिलेबस, क्योंकि अब आपका मॉक टेस्ट है, आपने सारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का रोजाना
रिवाइज करना है, रोजाना 210 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है। जब आप इस तरीके से 7 दिन तक अपने आप को टेस्ट देते रहेंगे, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई आपको टेस्ट बना के नहीं दे रहा, तो आप लोगों से बात करें, जो आपके क्लास में दोस्त पढ़ रहे हैं, जो आपके साथ एक ग्रुप है, उससे बात करें कि वो टेस्ट इस तरह का बनाए। तो आपने ये टेस्ट बनाना है खुद, अगर आपको कहीं से अवेलेबिलिटी नहीं है, वरना मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि आपके मॉक टेस्ट ले रहे हैं। आप वहाँ पर अपने आप को इनरोल करें, जहाँ पर आप महीने के आराम से 500-1000 रुपये खर्च कर देते हैं, वहाँ पर आप पेड वर्जन टेस्ट में भी जाएं और जाके आप वहाँ पर टेस्ट दें। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना आपका फ़ायदा है। तो अब जो आखिरी के 7 दिन है, उसमें आपने अपने आप को प्रॉपर रिहर्स करवानी है कि जब आप फाइनल बैठेंगे टेस्ट में, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह जाना है, तो सुबह जहाँ पर भी आपका टेस्ट सेंटर है, मैं कहता हूँ कि आप एक हफ्ता पहले अपने घर से वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लें और वहाँ का टाइम मेजर कर लें। वहाँ पर जाने के लिए आपको जो भी वक्त लगता है वो आप देखें कि कितना वक्त लग रहा है, और फिर अपने माइंड में बिठा लें कि आपको अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त लग रहे हैं इतने टाइम इतने मिनट, तो वहां पर उस दिन रश होगा, तो मुझे उससे डबल टाइम लेके जाना है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल पहुंचने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले घर से निकलना है। वहां पर पहुंच के फिर आपने, ज़ाहिर है आप वहां पर कंफर्टेबल होने चाहिए। आप वहां पर जब जाएंगे, अपने टेस्ट सेंटर में बैठेंगे, तो आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो प्रॉपर ड्रेसिंग मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल है। जिस तरह आप घर में रहते हैं, ज़ाहिर है उस तरीके से तो आप उठ के नहीं जा सकते हर जगह, लेकिन कंफर्टेबल क्लॉथिंग में जाएंगे, आप कपड़े वो पहनेंगे जो आपको कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप बाजार से नए कपड़े लेके आ गए और जोशो खरोश में वहां पे नए कपड़े पहन के चले गए, पता चला 2-3 घंटे बाद उन कपड़ों ने तंग करना शुरू कर दिया, उसमें आपको मसला हो रहा है, पसीना आना शुरू हो गया, गर्मी लग रही है। वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप वहाँ जाते हैं और आपको ये डिस्ट्रैक्शन होती है कि आपको गर्मी लग रही है, आपके कपड़े हैं वो चुभ रहे हैं या छोटे हैं, टाइट हैं, जो भी हैं, और वहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा जो है अपने काम से, जो आप एक्चुअल टेस्ट देने आ रहे हैं, उससे वो चीज़ें आपको हटा रही हैं, तो आपको पहले से वो काउंट करना है, पहले से उसको देखना है। इसी के अलावा आपको वहाँ पर जाके फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले तो अपने पास पेन प्रॉपर, अपने स्टेशनरी प्रॉपर होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 2 पेन और एक पेंसिल लेके जाएं अपने साथ। 2 पेन से नहीं, एक पेन से काम चल जाता है, लेकिन 2 पेन इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बाज़ औक़ात एक पेन लेके जाते हैं और बाजार से नया पेन लेते हुए जाते हैं, वहाँ जाके जब लिखते हैं तो पता चलता है थोड़ी देर बाद ही वो लिखना बंद हो गया। तो इसलिए आप वो पेन इस्तेमाल करें जो आपके यूज़ में था, जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। और कभी भी अपने लाइफ का इतना बड़ा सा डिसीजन, याद रहे कि ये आपके 210 एमसीक्यूज 3.5 घंटे लाइफ के, ये डिपेंड कर रहे हैं कि आप आगे डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये ज़िंदगी का बहुत अहम और बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके अंदर आप एक पेन पे सहारा लेंगे, तो वो एक पेन आपको कभी भी धोखा दे देगा। तो हमेशा कोशिश करें 2 चीज़ें रखें। तो दूसरे पेन के ऊपर भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है, वो भी धोखा दे सकता है। जिस तरह आपके पास यहाँ पर कोई भी आपका दोस्त, कोई भी इंसान आपको ज़िंदगी में कभी भी जब उस पे मुसीबत आएगी, तो वो आपको धोखा दे सकता है। तो आपके पास पेन तो एक फिर सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, तो पेन पे आपने भरोसा नहीं करना, अपने साथ 2 पेन लेके जाने हैं। दूसरा पेन भी आपका ख़राब हो सकता है, दूसरा पेन भी आप अगर यूज़ करते हैं, वहाँ पे एंड मोमेंट पे आपको पता नहीं चलेगा, वो लिखना बंद हो गया, इंक खत्म हो गई, हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। तो आपके पास तीसरी फाइनल चीज़ होती है पेंसिल। पेंसिल ज़ाहिर है उसको बार बार शार्प करना वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें। और आपके पास ये 2 बॉल पॉइंट, एक पेंसिल होना लाजमी है, ये स्टेशनरी है। अपने साथ एक पेज भी ले जाएं, वहाँ पर वैसे पेज मिलता है, अलाउ नहीं होता पेज, लेकिन अपने साथ वाइट पेपर लेके जाएं, ताकि आपको अगर वहाँ पे नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आपके पास एटलीस्ट पेपर हो जिस पर आप बैठ के लिख सकते हैं, अपने काम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास ज़ाहिर है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको वहाँ पर बैठ के ये सारा काम दिमाग से करना है, तो आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। आपके पास ड्रेसिंग प्रॉपर हो, क्लॉथ्स प्रॉपर हो, कपड़े वगैरह आपने प्रॉपर पहने हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप वहाँ पर बैठ के ये ना फील करें कि गर्मी हो रही है या आपको तंगी हो रही है, आपके पास ये बहुत बड़ा इशू आता है। दूसरा, आपके पास स्टेशनरी प्रॉपर हो जो कि आपका टाइम बचाती है। अगर आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी, तो वहाँ पर आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जो जंग लड़ने जा रहे हैं, पता चले कि आप गए थे जीतने वर्ल्ड कप और बैठ के आप जो है बराबर वाले से लड़ने के लिए बैठे हुए। तो ऐसा तो नहीं होता, जो वर्ल्ड कप जीतने जाता है वो फोकस्ड होके जाता है, उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है और इसके लिए सारी हिंड्रेंस, सारी डिस्ट्रैक्शन एक साइड पर। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का ये डिसीजन है लाइफ का, ये आपके कैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन आपका इवेंट है, तो इस इवेंट पे आपको छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पता चले कि आप गए थे वर्ल्ड कप जीतने,
और पड़ोसी से कचरे की लड़ाई लड़ने में आप मसरूफ रह गए और वो आपके हाथ से निकल गया। तो उसी तरीके से अगर आप अपने बॉल पॉइंट के साथ कुश्ती लड़ने में लग जाएंगे, या आप बैठ जाएंगे ये सोचने में कि ये मुझे जो है पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है। आपको वो 3.5 घंटे जो आपने पूरा महीना या उससे ज्यादा लगा के अपने आप को प्रिपेयर किया था, आप इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपने आप को पीछे ना लेके जाए। तो आपने क्या करना है, जो टाइम है उसके लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आपका लेट सपोज टाइम आता है 2 बजे का, आपको 2 बजे सेंटर पहुंचना है, आपका 2 बजे अगर टेस्ट शुरू होना है, तो आपने अपना पूरा 7 दिन इस 2 बजे के लिए आपने लगा दिए कि 2 बजे आपका पेपर है। तो घर पे भी आप हर 2 बजे बैठ के अपने आप को 3.5 घंटे के लिए टेस्ट करते हैं, आप तैयारी करते हैं। आपने अब ये जब अपने पास दिमाग के अंदर चीजें बिठा ली, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया, तो अब आपको वहां पर पहुंच के आसानी रहेगी, वहां पर पहुंच के आपको मुश्किल फील नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी स्टेशनरी प्रॉपर कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि किस चीज से रिवीजन करें, ऐसा क्या होगा जिसको हम रिवाइज करें। तो आपने रिवीजन अपनी प्रॉपर रखनी है। रिवीजन का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी चीजें अब तक पूरा साल या पूरे 5-6 महीने लगा के आपने कीवर्ड्स की पॉइंट्स अलग किए थे, आपके पास वो एक नोटबुक होनी चाहिए जो आप एग्जाम से पहले 1 दिन पहले सिर्फ उसको रिवाइज करें, तो आपका पूरा सिलेबस, पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारा काम रिवाइज हो जाए। तो वो सबसे पहले आपने अपने पास प्रॉपर बना के रखना है। इसके अलावा जब आप एग्जाम में जाएंगे, ज़ाहिर है आपको पानी चाहिए, आपके पास ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स हैं वो आपको अपने साथ पूरी रखनी है। ये सारी फोरसाइटनेस आपने करके जानी है, वो सब कुछ आपने वहाँ पर लेके जाना है। और जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ टोटली फोकस करना है एमसीक्यूज पे। अब आप वहाँ बैठ गए, एमसीक्यूज आपने स्टार्ट कर दिया, अपने आप को आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब आप वहाँ पर पहला एमसीक्यू शुरू कर चुके हैं। तो अब जब आप एमसीक्यू का टेस्ट देना शुरू कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आपने अपने आप को सबसे पहले तो रिलैक्स करना है। दिमाग में एक बात बैठा देनी है कि 10 सेकंड में अगर मुझे इसका सोल्यूशन आएगा तो मैं इस पर वर्क करूंगा या करूंगी, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर दूंगी। अगर वो 10 सेकंड में आपके पास आंसर आता है, चाहे वो पूरा 1 मिनट ले जाए बाद में, लेकिन अगर विद इन फर्स्ट 10 सेकंड आप उसका आंसर कर पाते हैं, तो फिर आप उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें। नहीं कर पाते तो स्किप कर दें, वापस जाके सही कर लीजिएगा। 210 एमसीक्यूज हैं, आपको स्कोर करना है मोर देन 200 मार्क्स। अगर आपको अच्छे जगह पर, अच्छे कॉलेज में, पब्लिक सेक्टर में दाखिला चाहिए, 200+ मार्क्स आप स्कोर करें, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन बेटा एक बात जहन में रखें कि 200 में से, यानी 210 में से आउट ऑफ 210 आप पूरे 200 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। आपके पास एक चीज़ अचीवेबल है, कर नहीं पाते, बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, हो तो सकता है। नहीं हो पा रहा, उसके लिए जद्दोजहद करनी है। आपके 190+ मार्क्स भी आ गए आउट ऑफ 210, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपके पास आराम से दाखिला हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो यहाँ पर मैट्रिक है वो आप लोगों के में से बहुत सारों का बहुत अच्छा है। आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्तिहान वैसे तो हो ही नहीं है, सेकेंड ईयर के हुए हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो काउंट नहीं होगा। तो आपके पास ज़्यादातर जो वेटेज है वो आपके टेस्ट का है, आपका टेस्ट ज़्यादा यहाँ पर होगा, मायने रखता है। तो आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपके ज़्यादा उतना मेरिट ऊपर जाएगा, और आपका मेरिट ऊपर जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा कंपटीशन आप नीचे वालों को छोड़ देंगे। आप जिस कॉलेज में जाना चाहेंगे आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 210 एमसीक्यूज हैं, आपने एक एमसीक्यू पढ़ा, आपके पास शुरू के 10 सेकंड में उसका आंसर नहीं आया, आप आगे चले गए। इस तरीके से करते करते बायो पूरा निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल। फिर आप केमिस्ट्री पे आए, केमिस्ट्री में भी सेम यही रूटीन, आप करते करते आगे चले गए। जो आता है करेक्ट आपने करना है, तुक्का नहीं मारना, ना ही आपने ये देखना है कि आपको आता है या नहीं आता। आपको जो आता है आपने वो करना है और आगे जाना है। 10 सेकंड के अंदर आता है तो उस पर 1 मिनट लगाएं, 1 मिनट से ज्यादा किसी एमसीक्यू पे नहीं लगाना। और 1 मिनट का मतलब वो जो आप टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो सब मिला के। तो मैं कहता हूँ सेफ साइड पे 45 सेकंड से ज्यादा आपने एक एमसीक्यू पे वक्त नहीं लगाना। फिर उसके बाद जब आपके पास करते करते सारा काम हो जाएगा, इंग्लिश भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, मैं कहता हूँ इंग्लिश सबसे आखिर में। लॉजिकल रीजनिंग आपका अगर तैयारी है तो आप शुरू में चाहें तो कर लें, अदरवाइज उसे भी सबसे आखिर में रखें। अब आपने जब सारा काम कर लिया, अब चाहे आपने 50% क्यों ना अटेम्प्ट किया हो, अभी आपके 210 में से आपने फॉर एग्जांपल 110 एमसीक्यूज कर लिए, 100 एमसीक्यू अभी आप स्किप करके आ चुके हैं।
अब आप दोबारा जाएं, लेकिन यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट का लाजमी ख्याल रखें कि टाइम आपने अगर 100 एमसीक्यू किए हैं 210 में से, और वो आपने 3.5 में से 2-2.5 घंटे लगा दिए, तो अब आपके पास टाइम कम है सोचने का। आपको जो आता है 10 सेकंड में, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में आते हैं, यानी कि आप अगर उससे वर्क भी करते हैं 30 सेकंड में एक एमसीक्यू कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 एमसीक्यू पर मिनट हो गया। आपके 60 मिनट्स में 120 एमसीक्यू हो जाएंगे। 1 घंटे में आपने ये सारा काम कर लिया। अब आपके पास 2.5 घंटा पड़ा है जिसमें आप बैठ के दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वो 2.5 घंटे आपने वहां पे यूटिलाइज करने हैं, जो स्किप करते हुए आप आ गए थे। अब आप वापस जाएंगे, वापस जाके आप वो जो एमसीक्यू आपने स्किप किया था 1 बाय 1 उन पे जाके करेंगे। अब जो आपको पता है कि वर्क करके हो जाएगा उसे करें। जो आपको नहीं सही आता तुक्के पे छोड़ना है। अगर तो कंफर्म आपको पता है कि आपको नहीं आता तो आप तुक्का लगाएं, उसे ऐसी खाली ना छोड़ें। लेकिन अगर आपको डाउट है कि थोड़ा सा सोच के मैं इस पे कर सकता हूँ, मैं ये जब पढ़ूंगी तो ये मुझे आ जाएगा, मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो ये सारे ख्यालात अगर आपके जहन में आते हैं तो आप वहां पर उसको भी स्किप कर दें। आप पहले वो सारे करें जिसमें थोड़ा सा डाउट था, आप उसको वर्क करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। एक बात जहन में रखें कि आपको वो सब आता है, आपने वो सब पढ़ा है तो वो सब आपको आता है। इस वक्त आपके दिमाग में नहीं आ रहा आपको, लेकिन वो सब आता है। तो आप अपने दिमाग को जब ये बात बोलेंगे कि मुझे आता है, इस वक्त नहीं आ रहा, तो जब मेरे पास मैं आगे जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाने पे वो पीछे वाली चीज आ जाएगी। तो आप इस तरीके से जब अपने दिमाग से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को बोलते रहेंगे मुझे आ नहीं रहा, मुझे आ नहीं रहा, मुझे आ नहीं रहा, तो दिमाग भी आपको बोलेगा हाँ आपको नहीं आ रहा, आप घर पे आराम से जाना और वहां पे जाके 2-3 घंटे आराम से रोते रहना, और फिर अपनी नई फील्ड की सर्च करना कि अब मैं नई फील्ड में कहाँ पे अप्लाई करूँ और कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो ये करना है, या अपने दिमाग को बोलना है कि मुझे आता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले मैं जो आ रहा है वो कर लूँ, उस पर वर्क कर लूँ, और जो नहीं आ रहा मैं बाद में जब जाऊंगा तो उससे मुझे आ जाएगा। तो ये आपने अपने आप को बोलना है। दिमाग को सब पता है क्योंकि आपने पूरी पूरी किताब एक एक लाइन पढ़ी हुई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग उस वक्त आपको बोले कि आपको नहीं आता। ये आप हैं जो आप अपने दिमाग को बोल रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। जो भी स्टूडेंट कामयाब नहीं होते और जो स्टूडेंट इस चीज़ में कामयाब होते हैं उनके अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट कामयाब हो जाता है वो अपने दिमाग को नेगेटिवली फीड नहीं करता, वो अपने दिमाग से पॉजिटिवली बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा आ जाएगा, और एग्जाम से पहले ही आएगा, खत्म होने से पहले ही आएगा। तो बहरहाल पॉसिबिलिटी क्या है, 210 में से 210 एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, विद इन 10 सेकेंड जो आता है वो करना है। उसके बाद अगर आपको कोई एमसीक्यू 10 सेकेंड में नहीं आ रहा, टाइम लगा रहा है, तो अब आपने उस एमसीक्यू को स्किप कर देना है। 10 सेकेंड में अगर एमसीक्यू समझ आ गया, बेशक उसमें सॉल्व करने पर 1 मिनट लग जाए, आंसर टिक करने में 1 मिनट लग जाए, लेकिन अगर 10 सेकेंड के अंदर नहीं क्लियर हो रहा कि इसको कैसे करना है, तो आप उसको आगे छोड़ दें। फिर आप वापस जाएंगे, 1 घंटे में जितना हो गया, ज़ाहिर है आप पूरा पेपर 1 घंटे में कर लेंगे। फिर 1 घंटे बाद आप देखेंगे अब मेरे पास 2.5 घंटा बचा है, तो अब मैं उन एमसीक्यूज पे आता हूँ जो कि मेरे पास अब रहते थे, जिसको मुझे दिमाग लगाना है। अब जिनमें दिमाग लगाना है आपके पास, उधर एक एमसीक्यू के लिए अभी भी 1 मिनट ही है, लेकिन जो आपने स्पीड में कर लिए, फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट था, आपने 30 सेकंड में कर लिए, बाकी 30 सेकंड आपने बचा लिए, वो आप पीछे जाके उन एमसीक्यूज को देंगे, तो आपके पास एमसीक्यू का टाइम बढ़ गया। उस एमसीक्यू सोचने के लिए आपके पास एक के बजाय 1.5-2 मिनट बढ़ गए। तो आप उधर जाएंगे, उधर जाने के बाद फिर आप उन्हें करेंगे। अब आपका दिमाग कहता है कि नहीं अभी मुझे ये नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे उन एमसीक्यूज के लिए जिन पे आपको 100% कंट्रोल है। तो अब अगर आपके पास वो एमसीक्यू है जिसके अंदर आपको वक्त लगाना है और आपने वक्त बचा लिया बाकी एमसीक्यू से, तो आप उस पर लगाएं। लेकिन वहां पर भी आपने देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 210 में से 100 आपको पता है 100% सही है, बाकी 110 रह गए, और उन 110 में से आप जब दोबारा करने बैठेंगे तो लेट सपोज 50-60 आपने दिमाग लगा के कर लिया, जिसमें आपको 70-80% श्योरिटी है कि सही है, 20-30% डाउट है, वो ठीक है अपनी जगह, वो चलेगा। आपके पास अभी भी 40-50 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें आप श्योर नहीं हैं, तो फिर आप वहां पर आप अपने दिमाग को बोलेंगे मुझे आता है, मैंने पढ़ा हुआ तो है, और उस पर थोड़ा सा सोचें। और फिर वहां पर गट फीलिंग होती है, आपका सिक्स सेंस इसको कहा जाता है, आप उस पर रिलाई करें। और वहां पर मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं आ रहा तो तुक्का लगा दें, क्योंकि वहां पे बराबर वाले से पूछने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो बराबर में अगर बैठा भी है तो उसको जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो शफल हुए हुए आ रहे हैं। आपके पास एमसीक्यू शफल है, आप उसको बोलेंगे इसका आंसर बताओ, उसके बाद कोई और एमसीक्यू होगा वो आपको कोई और एमसीक्यू बता देगा।
तो आपके पास वहां तो आंसर अल्टीमेटली गलत होना ही है। तो आपको अपने अंदर देखना है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपको क्या फीलिंग दे रहा है, और आपने उस पर टिक कर लेना है। तो ये इस तरीके से आप तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो तैयारी करने का तरीका है, या ये जो आपका टेस्ट देने का तरीका है, ये बहुत पुअर है। आपको 210 में से 210 एमसीक्यूज आने चाहिए। आपके पास फर्स्ट केस ये होगा, 210 में से आपको 170 180 एमसीक्यू आने चाहिए। अगर नहीं आते, बाकी आप कहते हैं कि 30 40 एमसीक्यूज आपको नहीं आते, तो ये बहुत बुरा है। आपके पास मार्क्स कम होंगे, 30 40 पॉइंट्स आप नीचे अगर आ गए, तो आपके पास अच्छी खासी तादाद आपसे ऊपर होगी। तो आपको इसके लिए टारगेट करना है, जो कि आपने पूरे 5 6 महीने लगा के अपने आप को प्रिपेयर किया है। और जो आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, और लेट सपोज आपके एमसीक्यूज अच्छे हो जाते हैं, आपका टेस्ट उस दिन अच्छा हो जाता है, और आप अच्छी तैयारी पूरे इतने टाइम पीरियड से करते आ रहे हैं, और आपका फिर अब जब टेस्ट अच्छा हो गया, रिजल्ट आपको मिल गया, आपके मार्क्स लेट सपोज 180 या 190 प्लस आ गए, मैं कहता हूँ 200 प्लस आ गए, तो फिर आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और उस दिन खुश होने वाला इंसान कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा आप सब पूरे घर में खुश नजर आएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट अच्छा हो गया। आप जो चीज चाह रहे थे, वो चीज अब आपको मिलना नजर आ रही है। आपको डॉक्टर बनना था, अब आपको नजर आ रहा है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। और जो इस चीज को अचीव नहीं कर सकता, ये आखिरी का जो महीना है, इसके अंदर वो डिस्ट्रैक्शन में रहेगा। अगर इस वक्त आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटाई, इस वक्त अगर आपने अपने मोबाइल फोन, अपने दोस्त अहबाब, वो इंसान जो जिससे आप वक्त लगाते हैं, जिससे बात करते हैं, वो लोग जिनके ऊपर आप अपना वक्त देते हैं, दिन में आपके 2 3 घंटे आराम से चले जाते हैं, वो सब कुछ अगर आपने अब मैनेज नहीं किया, उस सबको आपने बंद नहीं किया, कुछ दोस्तों से अगर बात करते हैं डेली या वीकली या जैसे भी, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उनको बोलें कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे इसमें ये काम करना है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपना 100% अपनी स्टडीज को देना है, ताकि मैं ऑन फ्यूचर डॉक्टर बन सकूं, ऑन फ्यूचर मुझे जो करना है वो मैं कर सकूं। तो अगर आपके दोस्त वगैरह आपको इतने टाइम स्पेस नहीं देते, तो फिर ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं जो आपको आगे नहीं पहुंचा रही। आपका मोबाइल आपके लिए स्केपिज्म क्रिएट कर रहा है, आप स्केप कर रहे हैं, आपके पास इस वक्त इतना स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है आपके ऊपर। और अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ ये पढ़ाई के अलावा और 10 और हजार मसाइल होते हैं, वो सब आपको मैनेज करने हैं। आप घर के अंदर सबसे बड़े हैं, जो भी आपके घर का माहौल है, कल्चर है, जो भी आपकी चीजें हैं, आपको वो सब भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है, आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको भी आपने देखना, उनको भी पढ़ाना है, जो भी है आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, जितना ज्यादा मैक्सिमम आप देंगे, उतना ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। लेकिन जहां पर आपके पास स्केपिज्म आ गया, स्केपिज्म का मतलब कि आप पढ़ रहे थे, आपके पास स्ट्रेस पड़ा, आपके दिमाग ने कहा कि नहीं मैं इससे ज्यादा और नहीं तैयारी कर सकता, या ये अभी इतना ज्यादा है, मुझे पहाड़ सामने अपने नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर इतना सब कुछ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी टेस्ट देना है, ये भी देना है, और आप ये से सोचते रहते हैं। और उसके फौरन 5 10 मिनट बाद जब आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो आप रिलीफ हासिल करने के लिए मोबाइल फोन उठा लेते हैं। मोबाइल उठा लिया, उसके बाद बैठ के आप उसमें कई घंटों तक बैठे रहते हैं, और फिर बैठे रहने के बाद आपको दोबारा और ज्यादा स्ट्रेस होता है कि जो मैंने करना था, लोग वो तो मैंने किया नहीं। तो ये चीजें स्केप करती हैं आपको रियलिटी से निकाल के एक इल्यूजन की दुनिया में ले जाती है, और वहां पर आपको बताती हैं कि ये चीज करोगे, इससे आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा। और बाकी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, या कोई भी आप एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं। जो आपको करना है, पढ़ाई इस वक्त आपको करनी है, आप नहीं कर रहे, आप उससे स्केप करके मोबाइल की रियलिटी में घुस रहे हैं, मोबाइल के इल्यूजन में घुस रहे हैं, तो वहां पर आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिल रहा। वहां पर आपके पास कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, ना न्यूट्रल। आप नेगेटिव लाइन में जा रहे हैं, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। आपको जिंदगी में ऊपर उठना है, आप मोबाइल इस्तेमाल जितना करेंगे, आप अपने आप को नीचे लेते जाएंगे। मोबाइल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस वक्त आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। मोबाइल के अंदर आपके पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप तैयारी मोबाइल पे कर रहे हैं, आपका पूरा सेमेस्टर, पूरा सेशन आपका ऑनलाइन गुजर गया, आप ऑनलाइन पढ़ते हुए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपने अपनी ज़्यादातर एजुकेशन इस साल ऑनलाइन ली है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मोबाइल की रिप्लेसमेंट में लैपटॉप भी है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल को छोड़ के लैपटॉप पे काम करें। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, डिक्शनरी खोलनी है, या आपको गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी है, आपको यूट्यूब पे कोई लेक्चर अटेंड करना है, कुछ भी करना है नेट से रिलेटेड, तो बेटा उसके लिए लैपटॉप है। लैपटॉप पे जाएं, लैपटॉप खोलें, जो भी काम है वो सामने करें। तो बड़ी स्क्रीन है आपके पास, जो टारगेटेड चीज़ है वो खोल के बैठेंगे। अगर कोई काम आप फजूल कर भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक खोल के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो घर में आते जाते आपके पेरेंट्स या कोई भी देखेगा तो एटलीस्ट आपको टोक तो देगा। मोबाइल में कौन देख रहा है? मोबाइल में कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता।
तो वो लैपटॉप इस्तेमाल करें, डिक्शनरी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल गूगल इससे सर्च करने के वर्ड का मीनिंग पता चल जाए तो बेटा उसके लिए डिक्शनरी है, डिक्शनरी खोलें। घर में नहीं है तो जाके बाजार से लेके आएं। जितना स्क्रीन का टाइम कम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 1 महीने 1.5 महीने जब भी आपका टेस्ट है, उसके बाद जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो गया, आपने टेस्ट दे दिया, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, उसके बाद फिर आप बैठ के पूरा दिन लैपटॉप मोबाइल में घुसे रहें। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे कोई चीज़ जो अचीव करनी थी वो आपने अचीव कर ली है। अब अगर आप बैठ के मूवीज भी देख रहे हैं, बैठ के आप यूट्यूब खोल रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने एक चीज अचीव कर ली, एक टारगेट आपने पूरा मुकम्मल कर लिया, फिर आपको कोई भी इंसान नहीं रोकेगा कुछ भी करने से। आप करें, पूरा पूरा 24-24 घंटे करें। जहां पर आपने इतनी मेहनत की वहां पर आप बैठ के घूमें फिरें, जो भी करना है करें। लेकिन ये टाइम है जिसके अंदर आपको अपनी चीज़ों को लिमिटेड करना है, पढ़ाई अपनी प्रॉपर रखनी है। और ये जो जितनी बातें आज हमने डिस्कस की हैं उस चीज़ को सामने रखते हुए अपना एक टाइम टेबल बनाना है। बहुत आसान है। 30 डेज अगर आपके पास है, 22 डेज हैं, 25 डेज हैं, जितने भी डेज हैं आपके पास तैयारी 100% 2-3 दफ़ा रिवाइज हो सकती है। आपको टेस्ट देने अच्छे खासे, तो टेस्ट देने के लिए आप ऐसे इदारे में हैं, अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है आप वहाँ पर जाके बात करें, उनसे बोले मुझे टेस्ट देने हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आपको टेस्ट वैसे भी दे रहे होंगे। नहीं है तो फेसबुक पे जाएं, बहुत सारे ऐसे हैं, हम खुद आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ जाके टेस्ट दें। इस तरीके से अपनी तैयारी पूरी करें। तो आप जितना रिहर्सल करेंगे, जितनी आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जितना आप वक्त ज़ाया करेंगे चीज़ों में, आप अपने घंटे बर्बाद करेंगे। आपका इस वक्त दिन में 1 घंटा भी बर्बाद अगर कर लिया आपने, ज़ाया कर लिया, तो आगे आप में और वो इंसान जो डॉक्टर बन जाएगा, अगर आप अपना एक वक्त बर्बाद कर रहे हैं दिन में 2-3 घंटे आराम से ज़ाया कर देते हैं, और वो इंसान जो कि दिन में अपने 8 घंटे के बजाय 10-12 घंटे अपने यूटिलाइज कर रहा है टोटली पढ़ाई पे, तो बेटा कुछ ही महीनों बाद आप में और उस इंसान में फर्क ये होगा कि वो जो अचीव करना था वो अचीव करके निकल गया। आप वहीं के वहीं बैठे रहे, उल्टा आप नीचे डिक्लाइन में चले गए। फिर आप सोचेंगे कि अब एमबीबीएस या बीडीएस या जो भी आपने करना था उसके अलावा आप क्या करेंगे। फिर आप उसमें अपने कैरियर ऑप्शंस ढूंढेंगे और देखेंगे कि अब आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर आप उधर जाएंगे। तो आप में और वो इंसान जो कुछ अचीव कर रहा है, जो आप अचीव करना चाहते थे, उस इंसान में सिर्फ मेहनत का फ़र्क है। आप मेहनत कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते, आपके लिए फील्ड नहीं बनी, तो बेटा एक बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने कुछ इंसानों को चूज़ करना होता है एक ख़ास प्रोफेशन के लिए। डॉक्टर बनना कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं और आपके हाथ में दूसरे इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ने रख दी है, तो बेटा अल्लाह ऐसे लोगों को चूज़ ही नहीं करेगा जो डेडिकेटेड नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, जो कि किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते, ईमानदार नहीं है, अपने साथ सिंसेयर नहीं है, अपने लिए उनके पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, मोरल एथिकल वैल्यूज़ उनके पास है ही नहीं, वो अपने साथ डेडिकेटेड नहीं है, वो किसी इंसान के लिए सिंपैथी नहीं रख सकते, वो किसी इंसान को हेल्प नहीं कर सकते, वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, तो दूसरा इंसान को कैसे हेल्प करेंगे। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टर नहीं है जो एक डॉक्टर के अंदर होना चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट करने का ज़्यादा शौक है, आपको वक्त ज़्यादा ज़ाया करने का ज़्यादा शौक है, आप अपने घर के जो भी काम हैं उनके अंदर ज़्यादा फोकस नहीं करते, आप घर पे पड़े रहते हैं, सुस्त हैं, आपके घर पे जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाए आप वो पूरा नहीं करते, आप पढ़ाई के साथ सिंसियर नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटीज़ अगर हैं, तो बेटा ये क्वालिटीज़ नहीं, ये आपके लिए ही बाद में बर्बादी का सबब बनेगी। ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से 21-22 दिन के अंदर, 1 महीना 2 महीने के अंदर, ये सारी आदतें ख़राब जो आपके अंदर हैं इनको छोड़ के आप अच्छी आदतों को अपने अंदर डाल सकते हैं, अपना सकते हैं। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं होंगी जो एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए, तो बेटा अल्लाह ताला आपको कभी भी चूज़ नहीं करेंगे, आपको पिक नहीं करेंगे, आप लोगों को अल्लाह ताला ने उस चीज़ के लिए बनाया ही नहीं होगा। अल्लाह ताला ने आपके सामने 2 रास्ते रखे हैं, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे जिस पे आप डॉक्टर कभी नहीं बन सकते, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चल रहे हैं, बट आप कभी नहीं बनेंगे, फिर आप अपने तकदीर को, अपने नसीब को, डेस्टिनी वगैरह जो भी आप है उसको ब्लेम करते रहें, कोई इशू नहीं है।
आप में और जो बच्चा कर लेगा उसमें फ़र्क ये होगा कि ये जो आपका टाइम है अभी का, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, इसके अंदर वो सारी मेहनत अपनी यूटिलाइज कर रहा है, वो अपना हर एक मिनट यूटिलाइज करके वो अचीव करने पे जा रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपने अपना 100% दिया, आपने पागलों की तरह मेहनत की, सब कुछ आपने किया, अपना कैरेक्टर बनाया, अपने क्वालिटीज़ बिल्ड की, सब कुछ किया। उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद भी आपका दाखिला नहीं हुआ, तब आपके लिए अलग है, तब फिर आपकी किस्मत में नहीं था या अल्लाह ने आपको किसी और रास्ते पे लेके जाना था, तो आप गलत डायरेक्शन पे निकल गए थे, अल्लाह ने आपकी डायरेक्शन कुछ और रखी थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन इस वक्त अगर आपने 2 साल मेहनत की है फर्स्ट और सेकंड और आपका बचपन से ख्वाब था कि आपने डॉक्टर बनना है, तो एक बात जहन में रखें, अल्लाह ने सिर्फ उसी बच्चे को चूज करना है जो वाकई फ्यूचर में डॉक्टर बनने के काबिल है। डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट है वो आपको तभी मिलेगी जब आप अभी उस रिस्पेक्ट को फील करेंगे और उसको अर्न करेंगे। अगर आप अभी उसकी बेकदरी करेंगे तो आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते। तो बस यहाँ पर हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को मुझे ये स्ट्रेटजीज वगैरह समझानी थी, आपको थोड़ा सा मुझे गाइड करना था। ये आप लोगों के पास जो लास्ट का मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप अभी कुछ कर लेंगे तो बेटा आप इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं कि आप सब बहुत ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से और बहुत वक्त पर जल्दी अचीव कर लें। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, सिंपल सा रूल है, उतनी जल्दी आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, उतने अच्छे तरीके से, उतने टॉप लेवल की चीज़ आपको मिलेगी। मेहनत करते रहें, हार्डवर्क करते रहें और बेटा काम करते रहें, पढ़ते रहें, आगे काम करते रहें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करें और अपने अंदर वो क्वालिटीज़ बिल्ड करें जो हर बंदे के अंदर नहीं है, सिर्फ आपके जो रोल मॉडल हैं उनके अंदर हैं, जिनको आप आगे आइडियल समझते हैं और उनके नक्शे कदम पे आप चलना चाहते हैं, तो उनको फॉलो करें। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका सेशन एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।